Okay, dear students, so moving on to the question number 13. Let's understand our problem number 13 and what it says. An ace footballer converted a penalty shot by kicking the football with a speed of 108 km per hour. The estimated force they imparted was 800 Newton and the mass of the football was 0.4 kg. Calculate the time of contact between their foot and the ball. So एक एस फुटबॉलर है जिसने पेनल्टी शॉट दिया है बाय किकिंग द फुटबॉल विद स्पीड जो आपके पास स्पीड जो गिवन है दैट इज़ वी स्पीड ऑफ द फुटबॉलर इज़ टेकन टू बी वी 108 किलोमीटर पर आवर. सो इसे इमिजिएटली हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं by multiplying with 1000 and by dividing with 3600, and answer comes out to be, by cancelling the terms, 30 meters per second. Also, the estimated force they imparted was 800 Newton. जो हमारे पास given terms है हम उसको भी पहले साथ ही लिख लेते हैं. So this is F is equivalent to 800 newtons and the mass of the football is 0.4 kg, and we are supposed to calculate the time of contact between their foot and the ball. So proceeding further, we are given with the terms. Let's calculate step 1, and it says F is equal to mass into acceleration from Newton's second law of motion. Acceleration becomes equivalent to force by mass, and put all the values. 800 by 0.4 kg and acceleration is coming out to be 2000 meter per second square. So this is the required acceleration. Now next, let's calculate our step 2. Here we are supposed to calculate the ball was initially at rest. So that means हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है जहाँ जब बॉल रुकी हुई थी तो वो u हो गया 0 एंड v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से हम अपना टाइम ऑफ इम्पैक्ट वो सॉल्व कर लेंगे. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज. ऑन पुटिंग ऑल द टर्म्स, लेट अस सॉल्व फॉर t एंड इट कम्स आउट टू बी 30 बाई 2000 एंड आप इसे कैंसिल कर लीजिए एंड द आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 0.015 seconds. So this is the required answer, 0.015 सेकेंड. ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट है जो फुटबॉल और फुट के बीच में लगा. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू एनी प्रॉब्लम देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन. Okay, dear students, so moving on to the next question, number 14. Let's understand what it says. An object of mass 2 kg moving with a constant velocity of 10 meter per second encounters a rough patch. ये एक रफ पैच को इनकाउंटर करता, मतलब उसके चलते चलते उसके रास्ते में कहीं आ गया. एंड वेयर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 7 न्यूटन एंड एट द सेम टाइम एक कांस्टेंट 3 न्यूटन अपोजिंग फोर्स भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है. सो आफ्टर एंटरिंग द रफ पैच, हाउ मच डिस्टेंस डज द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट. सो आपके पास अपोजिंग फोर्स है. सो लेट्स अंडरस्टैंड, थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि आपके पास एक सरफेस है. एज यू कैन सी एक सरफेस बनाइए और इसके ऊपर हम कोई ऑब्जेक्ट है, इसका नाम हम ए दे देते हैं, जिसका मास क्या है 2 kg इसका मास है. ठीक है जी. इस ऑब्जेक्ट का मास 2 kg और ये किस स्पीड के साथ जा रहा है
टुवर्ड्स राइट 10 मीटर पर सेकेंड के साथ, और मास इसका है 2 kg। स्पीड लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर ये जब थोड़ा सा ट्रेवल करता है ना, इसको रास्ते में पैचेस मिलते हैं, मतलब एक रफ सरफेस मिलती है। तो रफ सरफेस जिसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी विच इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये लग गया इसके ऊपर 7 न्यूटन का। कहते इसके साथ साथ एक एडिशनल कांस्टेंट फोर्स 3 न्यूटन का वो भी इसके ऊपर लग रहा है। सो देन इन दैट वे हम यहाँ पे इसे अपोजिंग फोर्स बोल सकते हैं। 7 न्यूटन एंड 3 न्यूटन बोथ आर अपोजिंग फोर्सेस। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक नेट अपोजिंग फोर्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स राइट इट डाउन। इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है उसे u, तो उसे हमने 10 मीटर पर सेकेंड नोट डाउन कर लिया। राइट एवरीवन, साथ साथ आप नोट करते जाएं। एंड फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वलेंट टू 7 न्यूटन। एंड फर्दर आपके पास जो एडिशनल ऑपोजिट फोर्स, जो ऑपोजिंग फोर्स है दैट इज इक्वलेंट टू 3 न्यूटन। इसको हम अब टोटल जो नेट अपोजिंग फोर्स है उसकी टर्म्स में लिख लेते हैं। दैट इज इक्वलेंट टू 7 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, 7 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, तो 10 न्यूटन के बराबर आ गया बच्चे। ओके, नेक्स्ट we will calculate our another term, that is let's write it down। इसे हम स्टेप 1 का नाम दे देते हैं जी। So we will calculate from here F is equal to mass into acceleration, that is Newton's second law of motion, and A is equal to F by m। So force is given to us -10. Now why -10? Because it is a opposite force। तो अगर opposite force है तो यहाँ से मेरे पास mass 2 given है, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा बच्चे। That is representing you what? Negative acceleration or negative sign is taken to be as another term which is known as retardation or रिटार्डेशन और डी एक्सलरेशन। सो यहाँ से एक्सलरेशन हमारे पास, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुकने की कोशिश कर रहा है ना, रुक जाएगा आफ्टर सर्टन, हमें वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 2 में हम वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस राइट इट डाउन। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम कोई भी जो बेस्ट सूटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे। v इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0 थी, एंड इनिशियल वाज गिवन टू अस 10 स्क्वायर। स्क्वेयरिंग कर दी, 2a इज -5 एंड डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट। बेटा जब आप ये सारी कैलकुलेशंस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 100 -2 × 5 10s। 100 को भी आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं एंड इट विल बी -100 -10s, नेगेटिव गोज विद नेगेटिव, और कैलकुलेट कर दीजिए। जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, और डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर। मतलब 10 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा। राइट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मैथमेटिकली हमारे पास ये वो डिस्टेंस आ गया जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो रुक गया। राइट, सो इन दिस वे we can solve this numerical. I hope you understand this. Okay dear students, so this is our question number 15, and this is a numerical based question. So let's understand this. A tractor pulls a harrow, a plowing tool of mass m1 with a net force F resulting in an acceleration of a1. The same tractor pulls a trolley of mass m2 with the force F producing an acceleration of a2. If the tractor now pulls the trolley with harrow placed on it with the same force F, then obtain expression for resulting acceleration in terms of a1, a2 and ignore the friction.
So it's a numerical based problem, but generalized numerical it is. So you can see in the diagram there is one tractor and there is a trolley and a plowing tool. In this plowing tool, initial force is applied, and then on a trolley that force is applied. Then on the combined section, ट्रॉली के ऊपर हम अपना प्लॉइंग टूल को रख के एक कंबाइंड फिर उसके ऊपर फोर्स हम लगाते हैं. तो हमें ये तीनों केसेस डिस्कस करने हैं एंड सेपरेट एक्सलरेशंस हम सॉल्व करेंगे और फिर टोटल एक्सलरेशन. राइट, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सिचुएशन. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गिवन टू अस. सो लेट्स स्टार्ट. फॉर द हैरो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने मास ऑफ हैरो लिख लेते हैं. मास ऑफ हैरो क्या है आपके पास? दैट इज आप इसे नोट कर लीजिए m1. देन वी आर गिवन विद द फोर्स अप्लाइड ऑन हैरो, दैट इज f, ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं ट्रैक्टर की तरफ से जो आ रहा है. एंड एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड, कितनी प्रोड्यूस हुई? दैट इज a इज इक्वल टू a1. सो आप इसे बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से नोट कर सकते हैं जी. दैट इज इक्वल टू f इज इक्वल टू ma, और यू कैन राइट a1 इज इक्वल टू f बाय m और m1 इज इक्वल टू f बाय a1. Right, so this is the first m1 we have calculated, right, because we need to calculate total mass. Now in the next step we'll calculate the four trolley. अब ट्रॉली के लिए सिचुएशन के लिए हम अपना टोटल मास कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज मास इज इक्वल टू m2 एंड सेम फोर्स लगाएंगे, दैट इज f, एंड एक्सलरेशन विल बी, एक्सलरेशन हम जो नोट कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट, उसे हम अपना a2 का नाम दे देते हैं. एंड अगेन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, f इज इक्वल टू m2 a2 एंड m2 इज इक्वल टू f बाय a2. सो आप यहाँ पे दो m1 m2 कैलकुलेट कर चुके हैं और मेरे पास अब जब ट्रॉली के ऊपर हमने हैरो रख दिया, सो व्हेन ट्रॉली एंड हैरो दे आर लाइक टुगेदर, इकट्ठे हैं, इकट्ठे उनको पुल करेंगे अब हम. सो देन व्हाट विल बी द सिचुएशन? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट वन. सो फॉर दिस सिचुएशन हमें टोटल मास कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो वो मास हम कहाँ से ले सकते हैं? m1 प्लस m2 से. आप ऊपर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनको नाम दे दीजिए. सो वी कैन राइट इट एज 1 and 2. नाइस. एंड फर्दर फ्रॉम 1 and 2 we will write it as total mass m, कैपिटल M से, and it is equivalent to f by a1 plus f by a2. then यह हमारे पास आ गया टोटल मास. नाउ फर्दर अगर मुझे अब इसके ऊपर टोटल मास जैसे कैलकुलेट करा है, टोटल एक्सलरेशन भी कैलकुलेट करनी है, सो विल प्रोसीड फॉर दैट. सो द सेम फोर्स F produces an acceleration, so what will be that? उसे हम स्मॉल a से प्रेजेंट करेंगे एंड वी विल राइट F इज इक्वल टू मास m, कैपिटल M इंटू a. सो a इज इक्वल टू f बाय m. अब यहाँ पे हम टोटल m जो है वो ऊपर हमने कैलकुलेट किया है ना, विल गेट इट फ्रॉम देयर. सो f बाय m, m की वैल्यू पुट कर दीजिए, f बाय a1 प्लस f बाय a2. f कॉमन ले लीजिए. जब f कॉमन ले लिया तो 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2, f जो है वो ऊपर वाले f के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद इज इक्वल टू 1 बाई a1
प्लस 1/a2 इन द डिनोमिनेटर. अब आप नॉलेज रखते हैं एलसीएम की, सो टेकिंग एलसीएम वी विल कैलकुलेट दिस. अब जब इसका एलसीएम हम सॉल्व कर लेंगे, सो इट विल बी लाइक 1/a1 a2 ओवर a1 प्लस a2. आप a2 प्लस a1 लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स इन एडिशन, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो सिंपली द आंसर विल बी a1 a2 बाई a1 प्लस a2. इनवर्स हो गया ना, नीचे वाला आपके पास डिनोमिनेटर में जो a1 a2 था उसको हम ऊपर ले गए. So the final required answer is a1 a2 by a1 plus a2. So this is the net acceleration we have calculated when trolley and ploughing tool they are pulled together. I hope you understood the question. Thank you everyone. Okay, dear students, so moving on to the last question of this chapter. This is a completely concept based question. No numerical calculations are there, so let's understand this. Okay, when the pole of a bar magnet is brought close to the magnetic compass, you can see there is a compass, there is a bar magnet, and this is lighter one, this is heavier one. They exert a force on each other. As per Newton's third law of motion, both the forces are equal in magnitude and opposite in direction. However, the compass needle moves whereas the bar magnet doesn't move. Explain why. So this is, as I told you before, it's a completely concept based question. So let's move on to the explanation part. And let's understand what it says. According to Newton's third law, the bar magnet and the compass needle exert equal and opposite magnetic forces on each other. However, the compass needle moves, but it is light and free to rotate about its pivot. Pivot उसका central point होता है. Even the small force can make it turn. मतलब वो easily घूम सकती है. But the bar magnet does not move because it has much larger mass. It is usually held firmly in the hand. Therefore, the same force produces very little acceleration in the magnet. So, using Newton's second law, for the same force, F is equal to mass into acceleration, and acceleration is equal to F by m. The compass needle has a small mass m, so it gets larger acceleration and moves. But the bar magnet has large mass, so it can be considered to be as a stationary one. So what do we conclude? From this complete explanation, we conclude that both experience equal and opposite forces, but the compass needle moves because it is light and free to rotate, whereas the heavier bar magnet remains practically at rest. So बच्चे कंक्लूजन से आप बेसिक आंसर लिख सकते हैं अगर आपको 1 मार्क के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया है. The above section which I discussed, this is completely for the concept clarity कि एक्सलरेशन मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जिसका मास कम उसकी एक्सलरेशन ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उसकी एक्सलरेशन कम. So in this way you can simply answer this question. I hope you understand the concept. Thank you.